So let's start with the classification of inferences. What are the different classifications? जैसे हमने पहले देखा, हिंदुस्तानी लॉजिक में इन्फरेंस इज ए कंबाइंड डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें कम से कम 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होंगी. तो जितनी भी इन्फरेंसेस हैं, दे आर द प्योर सिलोजिज्म्स of categorical type, which are at once formally valid and materially true. तो हमारे पास नहीं हो सकते क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फरेंसेस इनटू डिडक्टिव एंड इंडक्टिव जो वेस्ट में है. यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता. इमीडिएट और मीडिएट, सिलॉजिस्टिक और नॉन सिलॉजिस्टिक, प्योर और मिक्स टाइप. न्याय 3 तरीके की क्लासिफिकेशन देता है इन्फरेंसेस की. पहली क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन्फरेंस 2 तरीके की होती है. 2 काइंड्स ऑफ इन्फरेंसेस, स्वार्थ और परार्थ. स्वार्थ और परार्थ, ये साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो क्या मद्देनजर रखता है, द यूज और पर्पस. जो इन्फरेंस आपने जो इस्तेमाल की इन्फरेंस क्यों की, क्या है उसका यूज, व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट्स यूज. क्या हो सकता है एक इन्फरेंस को आप, इट मे बी इंटेंडेड आइदर फॉर द एक्विजिशन ऑफ सम नॉलेज और फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए नोन ट्रुथ टू अनदर पर्सन. ये 2 चीजें हो सकती है. एक्विजिशन ऑफ सम नॉलेज, इस केस में वी हैव स्वार्थानुमान और इन्फरेंस फॉर स्वार्थ, फॉर वन्स ओन सेल्फ. दूसरे वाले में वी हैव परार्थानुमान, इन्फरेंस मेंट फॉर अदर्स. ये जो पहला है, जो स्वार्थ अनुमान है, इसका एग्जाम्पल वही है. फिर से पहाड़ पे आपने स्मोक देखा तो आपने इन्फर किया वहां पे कि आग होगी. ये आपने किया तो ये स्वार्थ वाली इन्फरेंस है, डन फॉर योर ओन सेक. ऑन द अदर हैंड, एक इन्फरेंस परार्थ कब कहलाएगी, व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रूव और डेमोन्स्ट्रेट द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन टू सम अदर पर्सन. जैसे एक यही वाला एग्जाम्पल ले, आपने पहाड़ पे धुआं देखा एंड यू इन्फर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर इन द हिल, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू कन्विंस अनदर वन हु इज डाउटिंग और हु इज क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ योर नॉलेज दैट देयर वाज फायर ऑन द माउंटेन. सो you argue to him, you say, see brother, the hill must be fiery because it's smoky, and whatever is smoky is fiery. For example, kitchen fire. So the hill is smoky, therefore the hill is fiery. ये जो अब आपने किया, ये स्वार्थ के लिए नहीं किया, ये परार्थ के लिए किया. ठीक, तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है, सिंपल टू अंडरस्टैंड. अनदर क्लासिफिकेशन, इसमें 3 तरीके की इन्फरेंस हो सकती है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतोद्रष्ट. I don't know how to pronounce it. So this classification has reference to the nature of the व्याप्ति, जो वो यूनिवर्सल रिलेशन है ना मिडल और मेजर टर्म के बीच, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है. जैसे उस एग्जाम्पल में, Socrates is a man, all men are mortal. All men are mortal, ये वाला जो है ना, all men mortal होते हैं, ये व्याप्ति है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है. या wherever there is smoke there is fire, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, तो इसको व्याप्ति बोलते हैं. तो ये वाली क्लासिफिकेशन डील्स विद द काइंड ऑफ व्याप्ति यू हैव. पूर्ववत और शेषवत इन्फरेंसेस में, दे आर बेस्ड ऑन कॉजल यूनिफॉर्मिटी. कॉज क्या है? कॉज इज डिफाइंड एज द इनवेरिएबल एंड अनकंडीशनल एंटीसीडेंट ऑफ एन इफेक्ट. एंटीसीडेंट मतलब उससे पहले होने वाला. कॉज क्या होता है? कॉज होता है एक ऐसी चीज जो हमेशा और अनकंडीशनल, किसी और कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं हो और इफेक्ट से पहले हो, हमेशा, नेवर चेंजिंग. सो बिफोर थंडर देयर विल ऑलवेज बी लाइटनिंग. Before thunder there will always be lightning. So lightning is the cause of thunder. Conversely, effect क्या होगा? It is invariable and unconditional consequent of a cause.
So thunder would always be after, it's a consequent of lightning. So thunder is an effect of lightning. Accordingly, Purvavat inference is that in which we infer the unperceived effect from a perceived cause. Unperceived effect of perceived cause से infer करते हैं. Example, the inference of future rain from the appearance of dark clouds. है तो नहीं, but आप infer करते हैं कि होगी. और Sheshvat inference is that in which we infer the unperceived cause from a perceived effect. You haven't seen it, but you infer it. तो ये शेषवत है. Past rain आपने infer की because of the muddy, सामने हालात हैं वैसे. In these two kinds of inference, ये जो व्याप्ति है, ये जो universal relation है middle और major terms की, it's a uniform relation of causality. They are thus dependent on what is known as scientific induction. अब ये सामान्यतोदृष्ट इन्फरेंस ये क्या होती है? ये जो व्याप्ति है, ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है मिडिल और मेजर टर्म्स का, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉजल यूनिफॉर्मिटी. इसमें मिडिल टर्म और मेजर टर्म का रिलेशन नाइदर कॉज और इफेक्ट का है. इट्स नाइदर अ कॉज नॉर एन इफेक्ट. So we infer one from other not because we know them to be causally connected, but because they are uniformly related in our experience. Causal connection नहीं है दो चीज़ों का. जैसे on seeing that moon के जो different phases आप देखते हैं, long intervals के बाद आपको different phases दिखते हैं, इससे आप infer करते हैं कि moon is moving. Although the motion might not have perceived by us. जैसे अगर आप सन की तरफ अभी देखेंगे, you will not perceive its motion. But if you look after say 1 hour, it would have changed its position. So you would infer the motion of sun in the sky. In the case of other things, whenever we perceive change in position, we perceive motion also. इस basis पे, इस व्याप्ति पे आपने उसको establish किया. So from this we infer the motion in the moon or sun in this case. Although the movement is not perceived by you directly. Similarly, we may infer the cloven hoof of an unknown animal simply by seeing its horns. क्योंकि horns वाले animal के पास cloven hooves होते हैं. तो ये inferences cause and effect वाले नहीं हैं. These are not cause and effect वाले inferences. But they are general similarity इन दोनों के बीच. तो इसको आप एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं. तो ये हो गया ये वाला. तीसरी क्लासिफिकेशन क्या है? विच गिव्स अस 3 काइंड्स. ठीक, इसमें भी 3 काइंड्स होंगे इन्फेरेंसेस के. ये वाली क्लासिफिकेशन इज मोर लॉजिकल इन एज मच एज इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंडक्शन इटसेल्फ. नेचर ऑफ इंडक्शन बाय विच वी गेट द नॉलेज ऑफ व्याप्ति, जिस पे इन्फरेंस अब डिपेंड करेगी. ये व्याप्ति एस्टैब्लिश कैसे की, अब उसके बेसिस पे तीन तरीके की होंगी इन्फरेंसेस. एक इन्फरेंस है जिसको आप कहते हैं केवलान्वयी. ये क्या है? व्हेन इट इज बेस्ड ऑन मिडिल टर्म विच इज ओनली पॉजिटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म. Hence, the knowledge of Vyapti between the middle and major term is arrived at only through the method of agreement in presence, since there is no negative instance of their agreement in absence. Example, all knowable objects are nameable. Pot is knowable object, therefore pot is nameable. इस inference में major premise is universal affirmative. Affirmative है, it's not negating something. All knowable objects are nameable. जिसमें predicate nameable affirm हुआ है सभी knowable objects के बारे में. So it's affirming something. It's not really possible for us to deny the predicate with regard to the subject and say that here is a knowable object which is not nameable. क्योंकि आपको उस object का तब भी नाम देना ही पड़ेगा. So it's an affirmative. ये जो माइनर प्रीमाइस है और जो कंक्लूजन है इस इन्फरेंस का, वो भी यूनिवर्सली अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस हैं एंड कैन नॉट बी अदरवाइज. ठीक, द पॉट इज अनोवेबल,
ये भी डिनाई नहीं कर रहा है कुछ, ये अफर्म कर रहा है कुछ। और आखिरी वाली देयरफॉर द पार्ट इज नेमेबल, ये भी अफर्म कर रहा है। अब दूसरी इन्फरेंस क्या है, जिसमें मिडिल टर्म इज ओनली नेगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। व्हाट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स हैज नो स्मेल। ठीक है, इसमें नेगेट हो रहा है इस सेंटेंस में, नो स्मेल, नॉट डिफरेंट। So it depends upon a vyapti between the absence of the major term and that of the middle term. The knowledge of vyapti is here arrived at one only through the method of agreement and absence, since there is no positive instance of agreement. ये कभी हमने साथ देखा नहीं इनको, हमने सिर्फ इनको अलग देखा। So disagreement का पे व्याप्ति एस्टेब्लिश हुई है। For example, what is not different from other elements has no smell. The earth has smell, therefore the earth is different from other elements. इस इन्फरेंस में जो मेजर प्रीमाइस है वो यूनिवर्सल नेगेशन का है, जिसमें मिडिल टर्म स्मेल डिनाई हुई। ठीक, ये दूसरा था। अब तीसरा क्या है, जहां पे मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म। पहले वाले में पॉजिटिव था, दूसरे वाले में नेगेटिव था, अब तीसरे वाले में पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ठीक, इन इट देयर इज अ व्याप्ति और यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन द मिडल एंड द मेजर टर्म्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ देयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस। सो द नॉलेज ऑफ व्याप्ति और द यूनिवर्सल प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट इन प्रेजेंस और जॉइंट मेथड ऑफ दिस एग्रीमेंट इन प्रेजेंस एंड इन एब्सेंस। तो दोनों चीजों को आप कंसिडर करते हैं। ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, ये वाले में जो व्याप्ति थी, क्योंकि ये दोनों चीजें प्रेजेंट भी साथ ही होंगी, एब्सेंट भी साथ ही होंगी। इसको, ये जो पहाड़ वाला एग्जाम्पल है, इसको ऐसे हम देखेंगे, ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, द हिल इज स्मोकी, देयरफॉर द हिल इज फायरी। ये पॉजिटिव एफर्मेशन है। नेगेटिव एफर्मेशन, नो नॉन फेयरी ऑब्जेक्ट इज स्मोकी, the hill is smoky, therefore the hill is fiery. अब गलतियां, fallacies, very very important. Fallacies is the most important thing one should study for his own good. कम से कम जो लोग ये बहस वगैरह में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेट्स एक्सेट्रा, they should know fallacies. Fallacies को हेतुभाष कहते हैं हिंदुस्तानी लॉजिक। So the fallacies of inference, they are called हेतुभाष. So far as the logical form of inference is concerned, it's the same for all inferences, जो भी हमने अभी देखी। There is strictly speaking no fallacious form of inference in logic, since all inferences must be put in one or other valid forms. Hence, if there is any fallacy of inference, that must be due to the material conditions on which the truth of constituent premises depends. तो ये होगी ज़्यादातर material fallacies. Material fallacy is technically called हेतुभाष, जिसका लिटरल माने है हेतु, which appears as but is really not. हेतुभाष का ये मतलब होगा। So material fallacies being ultimately due to such fallacious reasons, Nyayikas consider all these as being cases of हेतुभाष। तो न्यायिका के लिए 5 तरीके की fallacies हो सकती है। पहला, उसको कहते हैं सव्यभिचार। सव्यभिचार, इसमें क्या होता है, इसको आप अंग्रेजी में द इर्रेगुलर मिडल कहते हैं। एग्जाम्पल, आपने लॉजिक यूज किया, ऑल बाइपेड्स आर रैशनल, स्वैन्स आर बाइपेडल, देयरफॉर स्वैन्स आर रैशनल। इसका कंक्लूजन फॉल्स है, लेकिन क्यों? स्वैन्स आर रैशनल, ये कंक्लूजन गलत है, लेकिन है क्यों? क्योंकि जो मिडिल टर्म आपकी थी ना बाइपेड वाली, इसका यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है रैशनैलिटी के साथ। इट्स नॉट यूनिफॉर्मली रिलेटेड टू द मेजर टर्म और रैशनल। इट इज रिलेटेड टू बोथ रैशनल एंड नॉन रैशनल क्रिएचर्स। बाइपेड हमारे पास हैं एग्जाम्पल्स जो रैशनल नहीं है। ये जो मिडिल टर्म है, एक ये इर्रेगुलर मिडल है, सव्यभिचार। तो ये वाला हेतु जो होगा, जो सव्यभिचार हेतु होगा या इर्रेगुलर मिडल होगा, तो इट
it is found to lead to no one single conclusion but to different opposite conclusions. ये fallacy तब होगी जब मिडिल टर्म आपकी वायलेट कर रही है रूल्स ऑफ इन्फरेंस को. कौन सा रूल? कि यूनिवर्सल रिलेशन होना चाहिए मेजर टर्म के साथ. एक जब वो नहीं होगा तो दिस इज द फैलेसी यू आर डूइंग. और मैं आपको बार बार ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार एटलीस्ट टेक मतलब इस हफ्ते जो आने वाला है, टेक दिस वीक इन स्टडी फैलेसीज. यू जस्ट हैव टू गूगल लिस्ट ऑफ फैलेसीज एंड स्टडी दैम एंड देन ट्राई टू अवॉइड दैम. तो इस वाले में क्या हुआ, ये जो हेतु था ये कंकॉमिटेंट नहीं था. ऑल बाइपेड्स आर नॉट रैशनल. तो इसमें ये मिस्टेक हुआ. एक और एग्जांपल ले सकते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स आर फायरी. द हिल इज एन ऑब्जेक्ट, देयरफॉर हिल इज फायरी. कैसे, क्या मिस्टेक है इसमें? वही ऑल ऑब्जेक्ट्स आर फायरी. हमको पता है सब ऑब्जेक्ट्स नहीं होते फायरी, हर एक चीज जल नहीं रहा होता. यहाँ पे जो मिडिल टर्म था ऑब्जेक्ट का, उस इट इज डिफरेंटली रिलेटेड. सम ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, सम ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फायरी. तो ये वाला हो गया. अब दूसरा, इसको कहते हैं विरुद्ध. दूसरे वाले या कॉन्ट्रडिक्टरी मिडल. एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं. इन्होंने 5 दिए लेकिन देयर आर मेनी मोर. देयर आर लॉट ऑफ देम. लाइक इफ यू गूगल फैलेसीज you will find a Wikipedia page जिसमें countless fallacies होंगे. तो take this inference for example. Air is heavy because it's empty. इस inference में middle term क्या है? Empty. It is contradictory because it disproves the heaviness of air. ये तो opposite prove कर रहा है. Thus, this viruddha or contradictory middle is one which disproves the very proposition which you were setting to prove. खाना गर्म इसलिए है क्योंकि फ्रिज में रखा था. दिस हैपन्स जब आपकी मिडिल टर्म इंस्टेड ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मेजर व्हिच वाज इंटेंडेड प्रूव्स द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द माइनर टर्म इन इट. Thus, to take Nyaka's illustration, if one argues sound is eternal because it is caused, ये इनका क्लासिक एग्जाम्पल है. साउंड इज इटर्नल जो न्यायिकास देते हैं. साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड. यहाँ पे विरुद्ध फैलेसी है. जब आपने कॉज्ड बोला देन द मिडिल टर्म हियर इज कॉज्ड. डज नॉट प्रूव द इटर्नैलिटी ऑफ साउंड बट इट प्रूव्स नॉन इटर्नैलिटी ऑफ साउंड. अब तीसरी तरीके की फैलेसी, सत्प्रतिपक्ष और इन्फेरेंशियली कॉन्ट्रडिक्टेड मिडल. अब इस फैलेसी में क्या गलती होती है? जब मिडिल टर्म ऑफ एन इन्फरेंस इज वैलिडली कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अदर मिडिल टर्म व्हिच प्रूव्स द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मेजर टर्म इन द फर्स्ट इन्फरेंस. जैसे साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल. ये वाले में इसको आप वैलिडली कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं दूसरे इन्फरेंस से. साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट्स प्रोड्यूस्ड लाइक अ पॉट. यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस इटर्नैलिटी की जो पहले इन्फरेंस में हमारा मेजर टर्म था, साउंड इज इटर्नल, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव हुई? मिडिल टर्म प्रोड्यूस्ड से, बिकॉज इट्स प्रोड्यूस्ड लाइक ए पॉट. पहले इन्फरेंस में आपने यूज किया था ऑडिबल. सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन विरुद्ध, कॉन्ट्रडिक्शन और इसमें क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन में द मिडिल टर्म इटसेल्फ प्रूव्स, डिस्प्रूव्स, वो खुद में ही कॉन्ट्रडिक्टरी होती है. अगर आप इसमें देखें साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट्स ऑडिबल. ऑडिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता इटर्नल. ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है. तो इस वजह से इन्होंने इसको अलग क्लासिफाई किया है. तीसरा काइंड है, उसको कहते हैं असिद्ध, अनप्रूव्ड मिडल, जिसमें मिडिल टर्म आपकी प्रूव नहीं हुई हो. असिद्ध मिडल इज वन विच इज नॉट येट प्रूवन बट रिक्वायर्स टू बी प्रूवन. जो खुद साध्य की तरह अभी खुद भी प्रूव ही नहीं हुई है. दिस मीन्स दैट साध्यसमा मिडल इज नॉट ए प्रूव्ड और एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बट असिद्ध और अनप्रूवन असम्पशन. ठीक, जब आप रॉन्गली एज्यूम करते हैं
The sky lotus is fragrant because it has lotusness in it like a natural lotus. So the middle term has no locus standi. So the sky lotus is non-existent and is therefore asiddh, assumed. आखिरी तरीके की fallacy क्या होती है? बाधित, non-inferentially contradicted middle term. इसमें क्या होगा? Middle term जो inference की है, the non-existence of whose measure is ascertained by what? By means of some other proof. पिछले वाले का हमने middle term की absence एक और inference से दिखाई थी. इस बारी मिडिल टर्म को डिनाई किया जाएगा बट यूजिंग सम अदर प्रूफ. से फॉर एग्जाम्पल मिडिल टर्म को हमने इसलिए डिनाई किया बिकॉज वी हैव परसेप्शन ऑफ द ऑपोजिट और बिकॉज वी हैव द कंपैरिजन ऑफ सम ऑपोजिट और वी हैव से फॉर एग्जाम्पल द वेदास से ऑपोजिट. लेट्स गिव एन एग्जाम्पल. फायर इज कोल्ड बिकॉज इट्स अ सबस्टेंस. यहाँ पे जो कोल्डनेस है मेजर टर्म साध्य और सबस्टेंस है मिडिल टर्म. नाउ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कोल्डनेस में मीन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ हॉटनेस इज परसीव्ड इन फायर बाय आवर सेंस ऑफ टच. सो वी आर टू रिजेक्ट द मिडल सबस्टेंस एज अ कॉन्ट्रडिक्टेड मिडल. दिस एंड्स आवर बिगर टॉपिक इन न्याय इन्फेरेंस. अब देखते हैं 4B क्या है सोर्सेज ऑफ नॉलेज. एक तो ये इन्फेरेंस पे वी टुक ऑलमोस्ट 2 सेशंस. इसके अलावा क्या था? परसेप्शन. परसेप्शन के बाद तीसरा हमारा है उपमान, कंपैरिजन. ये तीसरा सोर्स है इनका वैलिड नॉलेज. यू कैन गेट वैलिड नॉलेज थ्रू कंपैरिजन. ये क्या होता है? व्हाट इज उपमान, व्हाट इज कंपैरिजन? ये हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है रिलेशन का between a name and a thing. Between a name and a thing. So we have such knowledge when we are told by some authoritative person that a word denotes a class or object of a certain description. और उस description के basis पे you apply the word to some other object. जैसे मैंने आपको पिछली बारी भी एग्जाम्पल दिया और फिर से आपको देता हूँ. Suppose for example Chaos is going to visit Dashigam National Park. And I have been to Dashigam National Park and I tell her there is this animal. उसके मैं उसको features बताता हूँ सारे 100% जो भी बता सकता था. And I tell her this animal is called Kashmiri stag, Hangul. Now when she visits Dashigam Park, she sees this animal and she says this is a Hangul. Now this knowledge of this animal being Hangul, where did it come from? She didn't know it before. She hasn't seen the animal before. How does she know this is Hangul? By comparison. Comparison of what? Of what she knew to what she is seeing right now. एक और example ले सकते हैं हम. To take another example from Dr. L.S. Tibbing. Suppose you do not know saxophone क्या होता है. You don't know what's a saxophone. You may be told by a musician a saxophone is a musical instrument, something like a U-shaped trumpet. Subsequently, saxophone देखकर you are able to give its name. It will be clear that you understand what saxophone means. Upman is, comparison is just this way of knowing the denotation of words or the relation between names and objects denoted by them. जैसे बच्चों को आप क्लास में अगर आप बच्चों की बुक उठाए कोई भी हिंदी की, उर्दू की, इंग्लिश की, तो उस पर लिखा होगा ऊपर एप्पल बनाया होगा, नीचे ए फॉर एप्पल लिखा होगा, तो दिस इज एन एप्पल. तो जब आप उनको फिर रियल शेप दिखाओगे दे विल बी एबल टू कॉल इट एन एप्पल. ठीक, मैं आपको फोटो पे दिखाऊंगा कुछ, आई एक्सप्लेन इट टू यू कि दिस इज व्हाट अ मोबाइल फोन इज एंड देन आई शो यू अ मोबाइल एंड देन यू से ओके दिस इज अ मोबाइल फोन. सो द ग्राउंड्स ऑफ आवर नॉलेज इन कंपैरिजन आर गिवन डिस्क्रिप्शन. ये है ग्राउंड ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. और परसेप्शन उनकी सिमिलैरिटी का जो डिस्क्रिप्शन दिया और जो आपने रियलिटी में देखा. तो केओस ने जो दाशीग्राम में हांगुल देखा, सो व्हेन शी परसीव्स इट्स सिमिलैरिटी टू द हांगुल व्हिच आई हैड डिस्क्राइब्ड, देन शी सेज इट्स अ हांगुल. ये जो कंपैरिजन है जिसको न्याय ने एक्सप्लेन किया एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज,
इसको नहीं करते रिकॉग्नाइज सब इंडियन फिलॉसफी में। हमने चारवाक पढ़ा, हमने वहां पे इसकी क्रिटिसिज्म भी पढ़ी। व्हाट डू दे से? दे से इट्स नॉट अ प्रमाण एट ऑल, क्योंकि ये हमको ट्रू नॉलेज नहीं दे सकता है अबाउट द डिनोटेशन ऑफ वर्ड्स, नहीं दे सकता है। बुद्धिस्ट लॉजिशियंस रिकॉग्नाइज करते हैं इसको एज अ फॉर्म ऑफ वैलिड नॉलेज, लेकिन वो कहते हैं कि ये परसेप्शन है, वो टेस्टिमनी है, दैट्स ऑल इट इज। सेपरेट कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है इसको। वैशेषिक और सांख्य वो कहते हैं ये इन्फरेंस है, ये कोई सेपरेट नहीं है, ये तो इन्फर किया, तो ये कोई डिस्टिंक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। जैन भी कहते हैं कि ये सेपरेट नॉलेज नहीं है, इट्स सिंपली रिकॉग्निशन, दैट्स ऑल इट इज। मीमांसक और वेदांत वो इसको सेपरेटली एक्सेप्ट करते हैं, बट दे एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे, जो हम जब मीमांसा पढ़ेंगे वहां पे उसको देख लेंगे कि वो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। Then comes the last part of sources of knowledge, which is Shabd or testimony, taking something from authority. Just for a Muslim, Quran would be an authority, or Prophet Muhammad is an authority. So we will take some knowledge on the basis of say Quran. उसको कहेंगे शब्द, testimony. ये आखिरी है, it's the last of all the proofs of knowledge. ना इसको एक्सेप्ट करते हैं। शब्द के लफ्जी माने हैं वर्बल नॉलेज का, ठीक, इट्स नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स और सेंटेंसेस। लेकिन सारा वर्बल नॉलेज इज नॉट वैलिड। तो शब्द एज ए प्रमाण, ये कौन सा वाला शब्द है जो हम प्रमाण माने, जिसको हम वैलिड नॉलेज माने? तो उसको वो डिस्क्राइब करते हैं न्याय। ये होगी असर्शन, ये सेंटेंस किसका होगा? ऑफ ए ट्रस्टवर्दी सोर्स। ट्रस्टवर्दी सोर्स का ही माना जा सकता है एज शब्द। सो ए वर्बल स्टेटमेंट इज वैलिड नॉलेज ओनली व्हेन इट कम्स फ्रॉम ए पर्सन हु नोज द ट्रूथ, स्पीक्स द ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ। सिर्फ तब इसको शब्द माना जा सकता है। But it's a matter of common observation that a sentence or statement is not by itself sufficient to give us knowledge of anything. Nor again does the mere perception of words or sentences lead to any knowledge about objects. It's only when one perceives the words and understands their meanings. जैसे कोई सेंटेंस मैंने बोल दिया, उससे क्या मीनिंग है? कुछ भी नहीं हुआ होता, these are just sounds, nothing more than that, right? जैसे MX के सामने मैं बोला उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, क्या समझा MX? कुछ भी नहीं समझा, नथिंग। या मैं कियास के सामने बोलूं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कुछ नहीं समझी वो, नथिंग। One has to perceive the words first and understand their meaning. तब you acquire any knowledge from a verbal statement. Hence, validity of verbal knowledge depends on its being based on a statement of trustworthy person. That is true. Its possibility depends upon the understanding also of the meaning of the words. Hence, शब्द और testimony valid source of knowledge तभी रहेगी when it consists in understanding the meaning of the statement of a trustworthy person. दो तरीके में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। There are two ways of classifying शब्द और verbal knowledge. पहली क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं दो तरीके की होती है verbal testimony. One is that which is related to perceptible objects, दृष्ट, and that relating to imperceptible objects, अदृष्ट. दृष्ट मतलब the ones which you can perceive, the ones which you can see. इसमें we are to include the trustworthy assertions of an ordinary person. जैसे saints हैं, scriptures हैं, insofar as they bear on the perceptible objects of the world. तो इसमें क्या examples आएंगे? Evidences जो witnesses देते हैं courts में, या किसी farmer से आप बोलेंगे कि कौन सा पौधा कब लगाना है, या scriptural injunctions के
बारिश करने के लिए आप ये नमाज पढ़ो, ठीक, बारिश करने के लिए ये यज्ञ करो, ठीक, ये सारी चीज़ें, ये हो गई दृष्ट, परसेप्टेबल। दूसरे के इम्परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो होंगी। So this will include all the trustworthy assertions of ordinary persons, saints, prophets, scriptures, insofar as they bear on supersensible realities. जैसे साइंटिस्ट की assertion about atoms, electrons, डॉक्टर की assertion about vitamins, prophets की instructions about virtue and vice, scriptural statement about God, कर्म, आफ्टर लाइफ, ये सारी चीजें, ये अदृष्ट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन। दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेस्टिमनी, स्क्रिप्चुरल वैदिक और सेक्युलर लौकिक। स्क्रिप्चुरल वैदिक और सेक्युलर लौकिक। वैदिक टेस्टिमनी में वी हैव द वर्ड्स ऑफ गॉड हिमसेल्फ। वैदिक या स्क्रिप्चुरल टेस्टिमनी इज परफेक्ट एंड इनफैलिबल। कैसे? ये उसकी एसेंस ही है, वेद की एसेंस ही है कि वो इनफैलिबल होगा। लेकिन लौकिक या सेक्युलर टेस्टिमनी इज नॉट ऑल वैलिड। आई डिड नॉट से इज नॉट वैलिड एट ऑल, आई सेड इज नॉट ऑल वैलिड। ये टेस्टिमनी है ह्यूमन बीइंग्स की, तो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो लौकिक टेस्टिमनी में हम सिर्फ इसको ट्रस्टवर्दी लोगों से ही ले सकते हैं, बाकी सबसे हम इसको वी कैन नॉट टेक इट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा जो पहली क्लासिफिकेशन थी टेस्टिमनी की, दैट हैज द रेफरेंस टू नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, और ये जो दूसरी है it has the nature of source of knowledge into consideration. So based upon the nature of source of knowledge, you will have two types. Based upon the nature of the knowledge itself, there will be two types. लेकिन दोनों classifications में common क्या है? Testimony must always be personal. That is, ये किसी trustworthy person ने based on words होगी. Whether human or divine, that's a different thing. In respect of their truth, थोड़ा सा डिफरेंस है। गॉड उसको माना जाएगा इनफैलिबल, बाकी सबको फैलिबल माना जाएगा। अब शब्द में इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें वर्ड्स ही है। सो दिस गिव्स अस नॉलेज थ्रू व्हाट? थ्रू द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, वेदर स्पोकन और रिटन, बट दीज आर फाइनली सेंटेंसेस। Hence the question is, हमको डिफाइन करना पड़ेगा, ग्रामर सब कुछ करना पड़ेगा। And how do words become intelligible? ये सारा the science of this field would come। और ये हिंदुस्तान में ये वाला फील्ड भी फिर बहुत डेवलप हुआ, ठीक है। इसमें पाणिनि इज वन ऑफ द ग्रेटर, उनका जो काम है, wrote one of the earliest grammars of Sanskrit। क्या होता है सेंटेंस सर? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन वे। सर व्हाट्स अ वर्ड? इट्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। सर व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्ड? द एसेंशियल, द एसेंस क्या है वर्ड की? मीनिंग। मीनिंग इज द एसेंस ऑफ अ वर्ड। A word is that which has a fixed relation to some object, so that आप रिकॉल करें उस ऑब्जेक्ट को जब भी आप इस वर्ड को सुने या पढ़ें। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट। वर्ड क्या है? जिसका इनवेरिएबल रिलेशन होगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे एप्पल, एप्पल वर्ड का रिलेशन उस चीज के साथ है जिसको आप एप्पल कहते हैं, ये इनवेरिएबल रिलेशन है। तो जब भी आप ये वर्ड एप्पल सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आप एप्पल जो चीज है उसी को हमेशा याद करेंगे। सो वी कैन से दैट वर्ड्स आर सिंबल्स, और ये जो इनके अंदर कैपेसिटी है टू मीन समथिंग,
दिस इज कॉल्ड पोटेंसी, शक्ति। एक और ये क्यों है इनके अंदर? इट इज बिकॉज ऑफ द विल ऑफ गॉड। तो ये जो ये वर्ड है इसकी फिक्स्ड और अनऑल्टरेबल रिलेशन है किसी चीज के साथ, एंड दैट अ वर्ड मीन्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड नॉट अदर। It is ultimately due to a supreme being who is the ground and reason for all this order and uniformity. सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। वाक्य होता है कॉम्बिनेशन ऑफ शब्द, वर्ड्स having a certain meaning. Any combination of words would not make a meaningful sentence, right? You know it. The construction of an intelligible sentence must conform to 4 conditions. एक सेंसिबल सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? वो सेंटेंस होगा विच मीट्स 4 कंडीशन। व्हाट आर दीज 4 कंडीशन? वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। पहला है एक्सपेक्टेंसी, आकांक्षा। आकांक्षा, ठीक, एक्सपेक्टेंसी पहली कंडीशन। ये क्या है? इट इज दैट क्वालिटी ऑफ वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस बाय विच दे एक्सपेक्ट और इम्प्लाई वन अनदर। जनरली स्पीकिंग एक वर्ड खुद में कंप्लीट मीनिंग कभी भी नहीं दे सकता। इसको हमें किसी और वर्ड के रिलेशन में लाना ही पड़ेगा पूरी जजमेंट पास करने की। अगर मैं आपको बोलूं ब्रिंग, आपका सवाल होगा ना आगे से, व्हाट, क्या लाऊं? सो द वर्ब ब्रिंग ये खुद में कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा है, जबकि वी नो इट्स मीनिंग, लाना। So we have to, there is a need for some other words. They would denote the objects. For example, I say bring the table or bring the jar. So akanksha is this mutual need that the words of a sentence have for one another. इनकी जरूरत है एक दूसरे की to make complete sense. ये हो गया पहला। दूसरा कंडीशन क्या है? इसको कहते हैं योग्यता, म्यूचुअल फिटनेस वर्ड्स की। सो ये है एब्सेंस ऑफ कंट्राडिक्शन इन द रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड इन द सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस की मीनिंग कंट्राडिक्टरी नहीं हो विद इन द सेंटेंस, देयर इज योग्यता, देन देयर इज ए फिटनेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स। जैसे मैं आपको बोलूंगा ये पेट्रोल से जरा ये आग बुझाओ, इस सेंटेंस में योग्यता नहीं है। इस सेंटेंस में क्यों नहीं है योग्यता? क्योंकि कंट्राडिक्शन है। किस में कंट्राडिक्शन है? सेंटेंस तो प्रॉपर है, लेकिन ये सेंटेंस प्रॉपर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो आपने यूज किए वर्ड्स, वो जिन चीजों को डिनोट करते हैं वो कंट्राडिक्टरी है। बुझना आग का पेट्रोल से हो नहीं सकता। ये हो गया दूसरा। तो योग्यता होनी चाहिए सेंटेंस में। तो एक प्रॉपर सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एक आकांक्षा होनी चाहिए उसके वर्ड्स में। दूसरा, योग्यता होनी चाहिए उसके वर्ड्स में। तीसरा, सनिधि होनी चाहिए, असत्य होनी चाहिए उसमें। वो क्या होता है? juxtaposition और proximity between the different words of a sentence. जैसे मैंने कल बोला आपको bring, 6-7 साल बाद अब मिले फिर से, तो मैं आपको बोल रहा हूँ टेबल। कुछ समझेंगे आप ना? आप उस दिन bring समझेंगे ना, आप आज टेबल समझेंगे। इसको एक साथ बोलना पड़ेगा। So if there has to be an intelligible sentence, तो उसके constituent words they must be continuous with one another in time and in space. आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते by long intervals. Similarly, अगर written में कर रहे हैं, written words cannot construct a sentence. जब आप उसको एक पेज पे एक वर्ड लिखा, अगले पेज पे दूसरा वर्ड लिखा, then it's not a sentence. So bring the table would only make a sentence when it's spoken at a time. अगर मैं आज bring बोला, फिर 10-12 साल बाद टेबल बोल रहा हूँ, फिर आपको डांट रहा हूँ कि टेबल क्यों नहीं लाया, so it makes no sense because the sentence made no sense. ये था तीसरा. And then there is final, तात्पर्य. तात्पर्य. What does तात्पर्य mean? Meaning intended. जैसे एक word, it may mean different things in different cases.
So whether it means this or that thing in a particular case, what does it depend on? It depends on the intention of the person who uses the word, कि आप उसको किस सेंस में यूज करना चाहते हैं. So to understand the meaning of a sentence, we must consider the intention of the writer or the speaker who uses it. कोई आपसे बोले bring me a bat, तो क्या लाएंगे आप? It depends. एक यूनिफॉर्म में पहना है, पैडेड अप है, हेलमेट है, नाम विराट कोहली है, अगला बैट्समैन है और आपसे कहता है ब्रिंग मी अ बैट, तो आप चमगादड़ लाओगे या बल्ला लाओगे लकड़ी का? हम लकड़ी का बल्ला लाओ. अब वाहन में बैठे हो, बहुत भूख लग रही है, उस मार्केट में हो जहाँ पे बैट्स बिक रहे हैं, ठीक, और वहाँ पे और भी चीज़ें बिक रहे हैं, तो आप उनसे कह रहे हैं भैया गिव मी अ बैट, ऑब्वियसली इन चाइनीज. So which bat would he give you? Not the cricket bat. He'll give you the bat which they would eat. Intention पे पता चलता है आपको, the person who is speaking the words. So hence the understanding of a sentence depends upon the understanding of its तात्पर्य, of its intended meaning. उस पर डिपेंड करती है एक सेंटेंस की मीनिंग. कोई भी सेंटेंस कैसे भी आप उठा के कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते. ऑर्डिनरी सेंटेंसेस में, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ या आप बात करते हैं घर पे ओवर डिनर और समथिंग, ऑर्डिनरी सेंटेंसेस में जो हम यूज़ करते हैं, हमको कैसे तात्पर्य पता चलता है सेंटेंसेस का? बाय द कॉन्टेक्स्ट. बाय द कॉन्टेक्स्ट. हम जिस कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त बात कर रहे हैं, मैं जो एग्जाम्पल दूंगा, यू वुड बी एबल टू फिट इट इन इट्स राइट प्लेस. व्हाई? बिकॉज यू पीपल नो द कॉन्टेक्स्ट. ठीक, और यूजुअली हमारी कॉन्वर्सेशंस में ऐसे ही होता है. और वेद के बारे में क्या करें तब? इसको एक्सटेंड करें आप कुरान पे और क्रिश्चियंस फॉर बाइबल और एनीवन. सो फॉर न्याय स्कॉलर्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फिलॉसफी, इट वुड बी वेदास. तो उसको कैसे करें तब? द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. और ये काम किसने किया? वैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल पाणिनि का. इस पे सबसे ज्यादा काम किया मीमांसा स्कूल ने. एंड नाउ यू सी how religion becomes a reason for development of sciences.